हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? चलिए अच्छे हैं। चलो भाई, तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो बात चल रही थी वो एलिमेंट्री कैनाल की संरचना के बारे में चल रही थी। आहार नाल की संरचना, ठीक है। तो आहार नाल की संरचना में हमने अपने मुख्य अंगों के बारे में बात कर ली थी, है ना। मुख्य अंग में हमने सारे जो मुख्य अंग थे बड़ी आंत्र तक वो हम पढ़ चुके थे, ठीक है भाई। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो थे मुख्य अंग और एक थी सहायक ग्रंथियां। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुख्य अंग हो गए हैं, तो अब जो हम बात करने वाले ना वो है सहायक ग्रंथियां, ठीक है। क्या है भाई? सहायक ग्रंथियां। ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये तीन होती हैं। कितनी होती हैं? तीन। आप यहां लिखेंगे, ये तीन होती हैं। नंबर एक लार ग्रंथि, नंबर दो अग्नाशय और नंबर तीन यकृत, ठीक है। तो ये तीन आप नोट कीजिए। ये तीन हमारी क्या होती हैं भाई? सहायक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेती हैं, ठीक है। तो हमें ये सभी जान के चलना है। यहां से नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लार ग्रंथि से और यकृत वाले क्वेश्चन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्योंकि जो अग्नाशय ग्रंथि वाला टॉपिक है, ये तो हम अंतःस्रावी तंत्र, जो हम ग्रंथियों वाला चैप्टर करेंगे वहां भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट वन जो क्वेश्चन अभी आपको याद करके चलने हैं वो लार ग्रंथि और यकृत, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से आप समझते हो, चलो नोट कर लिया। तो नंबर एक हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम लार ग्रंथि, जिसको बोलते हैं सैलाइवा ग्लैंड। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद कीजिए। सैलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। कर लिया? ठीक है, लिखो। ये तीन जोड़ी होती हैं। बहुत अच्छी प्रकार से आप समझो कि जो हमारी सैलाइवा ग्लैंड है ना, वो भी कितनी है? तीन जोड़ी होती हैं, ठीक है। आप राइट डाउन करते चलो, लिखने के बाद हम एक साथ इनको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से ना। नंबर ए, अधोजिह्वा। मैं यही हेडिंग लगाता हुआ चल रहा हूं ना, जिसको बोलते हैं सब लिंगुअल। ये इंग्लिश नाम आपको जरूर लिख के चलना है, अधोजिह्वा। ये जीव के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिविनस, इसको अंडरलाइन करना है ना, रिविनस नलिका द्वारा फ्रेनुलम के पास खुलती है, ठीक है। ये रिविनस जो है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपने नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सेकंड है अधोजंब, जिसको बोलते हैं हम सब मैक्सिलरी, ठीक है, अधोजंब। तो अधोजंब में क्या लिखना है, ये दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वार्टन, दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, ये वार्टन नलिका द्वारा, अधो है ना, निचले कृंतक के पास खुलती है, ठीक है। आराम से नोट कीजिए दोनों को फिलहाल, है ना, ढंग से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर ली। चलिए, तो एक बार इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखो, मतलब पाचन तंत्र में जो भाग लेती है ना, वो तीन ग्रंथियां भी भाग लेती हैं, और उन्हें हम बोलते हैं सहायक ग्रंथि, ठीक है। तो पहली जो ग्रंथि है वो लार ग्रंथि होती है, ठीक है। लार ग्रंथि को हम इंग्लिश में सैलाइवा ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलाइवा ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो सैलाइवा ग्लैंड होती हैं वो हमारे मुख में होती हैं, लार ग्रंथि, जो तीन जोड़ी होती है। कितनी होती हैं? तीन जोड़ी, मतलब जोड़ों में पाई जाती हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहली अधोजिह्वा। अच्छा, अधो का मतलब बायोलॉजी में होता है नीचे, और अधि का मतलब होता है ऊपर। आप इन्हीं शब्दों को अभी से याद करते हुए चलना। अधो मतलब नीचे, अधि मतलब ऊपर, ठीक है। तो अधोजिह्वा नाम से ही पता चल रहा है जीभ के नीचे, ठीक है। इंग्लिश नाम आपको याद रखना है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, है ना। तो अधोजिह्वा जो ग्रंथि है वो क्या है भाई, कि ये जीभ के नीचे पाई जाती हैं, पहली बात, ठीक है, जीभ के नीचे पाई जाती हैं। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि जो अधोजिह्वा होती हैं वो रिवीनस नलिका द्वारा, किसके द्वारा? रिवीनस नलिका के द्वारा फ्रेनुलम के पास खुलती है। अब फ्रेनुलम में आपको बता चुका हूं, बता दिया है ना, जहां आप जब जीभ को देखते हैं ऊपर की तरफ करके, तो जो ब्लू कलर आपको दिखाई देता है ना, अरे सीधा सा मतलब है जीभ का अंतिम भाग, जिससे हमारी जीभ मुख गुहा से जुड़ी हुई रहती है, उसे हम फ्रेनुलम कहते हैं ना। तो ये जो अधोजिह्वा है, उसमें कौन सी नलिकाएं होती हैं? रिवीनस नलिका होती हैं। कौन सी होती हैं? रिवीनस। नीट में ये नलिकाओं वाले क्वेश्चन जरूर यहां से पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट करके वहां नीट वगैरह लिख के ऐसा भी आप कर सकते हैं अपने नोट्सों में। मैं आपको बता रहा हूं भाई, नीट में कहीं कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते, 11th और 12th के जो नोट्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं,
समझ रहे? हाँ, तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अधोजिह्वा का निम्न में से किससे संबंधित है। अब मान लीजिए यहाँ वो 4 नल का आपको लिख दे ऑप्शन में, तो आपको रिवीनस नल का पे टिक करना है। इसी प्रकार कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है ना, अपने को तो अपनी थ्योरी याद करके चलनी है, समझ के। दूसरी बात, अधोजंब, जंब का मतलब होता है जबड़ा और अधो का मतलब क्या, नीचे। तो सिंपल सी बात है, तो ये दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। पहली बात तो यहां पर ऐसे इस जगह पर पाई जाती है ना, ये स्थान है पाए जाने का। देखो, एक तो पाए जाने का स्थान और खुलने का स्थान, ये अलग अलग होता है। जैसे ये जीभ के नीचे तो पाई जा रही है, लेकिन खुल कहां रही है, फ्रेनुलम के पास, ठीक है। ये जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जा रही है, लेकिन खुलेगी कहां, निचले कृंतक दांतों के पास। देखो इनके पास, यहां इंसाइजर बोलते हैं ना इनको, ठीक है, इंसाइजर। तो यहां ये खुलती है, जबकि यहां पे देखो एक यहां एक यहां, और ऐसे आके यहां पे खुलेंगे, ठीक है, निचले इंसाइजर दांतों के पास। कौन, अधोजंब। कौन सी नलिकाओं के द्वारा, वार्टन नलिकाओं के द्वारा। कौन के द्वारा, वार्टन नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। तो आपको यहां तक याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे बढ़े, तीसरे प्रकार को हम देखें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लार ग्रंथि है हमारे लिए, और वो ग्रंथि है तीसरी, कर्णपूर्व, जिसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरोटिड ग्लैंड। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लार ग्रंथि होती है हमारे लिए, पैरोटिड, ठीक है। ये कर्ण पल्लव के पास पाई जाती हैं। ये एक्सटेंशन नलिका द्वारा ऊपरी कृंतक के पास खुलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनमें, अच्छा नेक्स्ट क्या, मैं ये इसको नोट लगा के बताऊंगा आपको, नोट लगा के आप लिखना। इनमें मम्प्स वायरस के संक्रमण हो जाने से ये ग्रंथि फूल जाती हैं, जिसे कर्णमूल या मम्प्स रोग कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरोटिड ग्लैंड, इसको एक बार नोट कीजिए और फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फटाफट बढ़िया तरीका से नोट कीजिए, जहां मैंने अंडरलाइन किए वहां आप अंडरलाइन भी करते हुए चलो, नोट कर लीजिए बढ़िया तरीका से ना, हर चीज को मतलब साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा करो। ठीक है, चलो नोट कर लिया। सुनो, अब तीसरी जो लार ग्रंथि है वो कौन है भाई,
सैलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो ये कितनी होती है? ये 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। तो सबसे पहली है कर्णपूर्व। क्या है भाई? कर्णपूर्व, जिसको हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जो ग्रंथि है वो कर्ण पल्लव के पास पाई जाती है। ये देखो, ये कर्ण पल्लव है, ये है कर्ण पल्लव, ठीक है। तो यहाँ अब बाहर नहीं, अंदर की तरफ, मतलब इन जगहों पर पाई जाती हैं, यहाँ पे, ठीक है, इन जगहों पर पाई जाती हैं। और ये एक्सटेंशन नलिका द्वारा, कौन सी नलिका के माध्यम से? एक्सटेंशन नलिका के माध्यम से ऊपरी कृंतक के पास खुलती हैं। देखो यहां पे है ना, समझ रहे? देखो ध्यान रखो, अधोजंब निचले कृंतक दांतों के पास, और जो पैरोटिड है वो ऊपरी कृंतक दांतों के पास खुलती है। ये आपको ध्यान दे के चलना है। ये कौन सी नलिका के माध्यम से? एक्सटेंशन नलिका के माध्यम से खुलती हैं पैरोटिड, जबकि अधोजंब थी वो वारेटन नलिका के माध्यम से, और जो सॉरी कौन सी थी? अरे पहली रिविनस नलिका के माध्यम से। कौन सी नलिका के माध्यम से? रिविनस नलिका के माध्यम से। अधोजिह्वा तो 3 नलिका हैं, अधोजिह्वा तो रिविनस नलिका के माध्यम से, अधोजंब वार्टन नलिका के माध्यम से, और कर्णपूर्व एक्सटेंशन नलिका के माध्यम से खुलती हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बचपन में भी कई बार देखा होगा कि यहां से हमारे कई बार सूझ जाते हैं। छोटे बच्चों में ज्यादातर ये देखा जाता है ना, जिनको शायद, हाँ हम तो कन्फीड बोल के चलते हैं, कन्फेर, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, कन्फेर बोलते हैं। और मतलब यहाँ से ऐसे सूज जाते हैं, और जब खाना खाते हैं थोड़ा दर्द होता है मुंह खोलने में, और उसमें ये सभी ग्रसित रहे होंगे इस बीमारी से। हर बच्चा ग्रसित रहता है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके ये नहीं हुआ हो, सभी के होता है बचपन में, ठीक है, समझ रहे? तो भाई वो पता क्या होता है? एक वायरस होता है मम्प्स, एक वायरस होता है विषाणु मम्प्स। वह वायरस हमारी इन ग्रंथियों में संक्रमण फैलाकर उनमें सूजन उत्पन्न कर देता है, जिससे हमारी ग्रंथि सूज जाती हैं, ठीक है, सूज जाती हैं। और इसी रोग को हम कर्णमूल या मम्प्स रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स रोग कहते हैं, ठीक है ना भाई? अच्छा, एक पॉइंट और आप यहां पर नोट कर लीजिए, ये खुलती है, यहां लिख लिए ना, इसी के आगे आप लिख लेना, आपके पास जगह रहेगी, या आप नीचे भी लिख सकते हैं, ये टाइलिन एंजाइम का स्रावण करती है, ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम का स्रावण करती है। इसको भी आप कहीं भी जगह देकर नोट कर लीजिए। यदि यहां पर जगह है तो आप यहां लिख देना नोट से ऊपर, और नहीं है तो आप नोट के नीचे लिख देना, ठीक है, समझ रहे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है ना, वही मोस्टली हमारे अंदर लार का करती है स्रावण। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने में आप सभी को पता है इस एंजाइम की बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। यही एंजाइम मुख्य होता है हमारे भोजन को पचाने के लिए, टाइलिन एंजाइम। नाम सभी ने सुना है, आपका नाम सभी ने सुना है इसका। ये टाइलिन एंजाइम लार में होता है, लेकिन मोस्टली ये एंजाइम पैरोटिड ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मम्प्स वायरस वगैरह सारे समझ गए। तो ये थी भाई कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि, सॉरी लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। तो समझ में आ गई आपको लार ग्रंथि क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में।
तो सेकंड आप लिखेंगे अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैनक्रियाज बोल के चलते हैं, है ना। तो लिखो ये मिश्रित ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके दो भाग हैं। पहला है एसिनाई, ये बहिस्रावी कोशिका का समूह है जो अग्नाशय रस का स्राव करता है। ये 98% भाग है। टोटल अग्नाशय का 98% भाग बहिस्रावी प्रकार का होता है। बी है लैंगरहैंस की कोशिका, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो मैं डायरेक्ट नीचे लिख रहा हूं, अल्फा कोशिका, तो यहां ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन। गामा या डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये आप इसी प्रकार नोट कर लीजिए जिस प्रकार मैंने आपके सामने लिखा है। चलो ये नहीं दिख रहा है आपको, मैं यहां लिख देता हूं। ये दिख रहे हैं, यहां लिख रहा हूं उसको ना, गामा या डेल्टा, ये करती हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्राव। तो ये नोट कर लीजिए आप अग्नाशय ग्रंथि में, ठीक है। तो ये है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है भाई। ये मिक्स ग्रंथि अर्थात बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है। अब आपको ये नहीं समझना है, वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूं अग्नाशय के ऊपर, आप वहां पे इसको ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना याद रखो, एसिनाई जो है वो बहिस्रावी भाग है जो अग्नाशय रस बनाता है, और लैंगरहैंस की दीपिका, ये आपको याद रखनी, तीनों कोशिकाएं, और तीनों कोशिकाएं कौन से हार्मोन का निर्माण करती है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बाकी जो कल है हम अपने मोस्ट वन टॉपिक यकृत ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, है ना भाई। कल बात करेंगे अपने लास्ट यकृत ग्रंथि के बारे में, और उसके बाद अपना डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए।